तो अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का ही थोड़ा बेटर वर्जन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम दो मिसिबल लिक्विड्स या मिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। अब मिसिबल सब्सटेंसेस या मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएं, एकदम प्रॉपरली घुल मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड वाटर, इन्हें कहेंगे हम मिसिबल लिक्विड्स क्योंकि ये आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा मिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि डिस्टिलेशन में भी तो आपने यही बताया था कि दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते थे हम डिस्टिलेशन की मदद से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा क्या खास है? हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन क्यों ना यूज़ करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज़ करें? देखो, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो मिक्सचर था हमारे पास, इसके जो कंपोनेंट्स थे उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस था। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, ओके। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम तब यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स में अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ करते हैं जब कंपोनेंट्स के बीच में 25 केल्विन से कम डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेशन के लिए हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो अच्छा खासा होगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ करेंगे जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स में 25 केल्विन से कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जैसा हमारे डिस्टिलेशन का सेटअप था वैसा ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है। ऐसा ही था हमारा कुछ डिस्टिलेशन प्रोसेस का एपरेटस, राइट। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होते हैं ग्लास बीड्स, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ग्लास स्फीयर्स। तो अब ये ग्लास बीड्स ऐसा क्या खास काम करते हैं जिसकी वजह से हमने उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज़ किया? देखो, हम पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हमारे एपरेटस को समझते हैं पहले। यहाँ पर लिया है हमने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने वो मिक्सचर लिया है जिसे हमने सेपरेट करना है, मतलब जिसके कंपोनेंट्स हमने अलग अलग करने हैं। मान लीजिए ये जो मिक्सचर है ये एक मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है, ठीक है। और मिसिबल लिक्विड्स भी ऐसे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर ले लिया हमने मिक्सचर, हम इसे कर रहे हैं बर्नर की मदद से बॉईल। इस मिक्सचर को हम हीट प्रोवाइड करे जा रहे। तो अब इस मिक्सचर के वो कंपोनेंट, इस मिक्सचर का वो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब जो कम टेम्परेचर पे ही वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करेगा? वो इधर से वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके वेपर्स बन गए, ओके। यहाँ पे जो ग्लास बीड्स लगे हैं ये वेपर्स ग्लास बीड से टकराएंगे और कंडेंस होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ग्लास बीड्स का एक काम है सिंपल सा कि ग्लास बीड्स आर प्रोवाइडिंग मोर एरिया टू द वेपर्स टू कंडेंस, ठीक है। इन ग्लास बीड्स की मदद से जो वेपर्स यहाँ से निकल रही हैं इनको कंडेंस होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है। अब चूंकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, तो अगर हम ये ग्लास बीड्स को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? मान लो ये ग्लास बीड्स हट गए, यहाँ से वेपर्स जा रही हैं और वो यहाँ पर ऊपर आते आते अभी भी कंडेंस नहीं हुई, फिर वो यहाँ से मूव करेंगी, फिर ये जो हमने वाटर आउटलेट लगाया है इसकी वजह से वो कंडेंस होके यहाँ पर आएंगी। लेकिन इतने में दूसरा सब्सटेंस भी तो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ को? बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सब्सटेंस इवेपोरेट हुआ, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, तो इतने में दूसरा भी शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक सब्सटेंस
जैसे ही वेपर्स में कन्वर्ट हो गया उसको जल्दी से जल्दी कंडेंस करने के लिए मजबूर करना है। ठीक है, वो जल्दी से कंडेंस हो जाए और उसे हम यहाँ पे सेपरेट कर पाए और जो दूसरा सब्सटेंस है वो यहीं पर रह जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हम मिक्सचर को लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा वेपर्स में कन्वर्ट। ये ग्लास बीड्स उन वेपर्स को कंडेंस होने के लिए एरिया देंगी। ठीक है, फिर वो जो कंडेंस होकर वेपर्स जो कूल और कंडेंस हो गई हैं वो इधर मूव करेंगी। ठीक है, इस पाइप के थ्रू। अब हमने यहाँ पर लगाया है वाटर का सिस्टम, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकलता है। मतलब ये पूरा सिस्टम है जो इस पाइप को ठंडा करेगा। तो जो गैस इसके अंदर से, जो वेपर्स इसके अंदर से आएंगी वो यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी तो हो जाएंगे लिक्विड में कन्वर्ट, और यहाँ पर हम उस कंपोनेंट को सेपरेट कर पाएंगे जो जल्दी से बॉईल हो गया था। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा था वो इधर ही रह जाएगा। और इस तरह से हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर पाएंगे जिनका टेम्परेचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से भी कम डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ओके, वो मिसिबल लिक्विड्स भी ऐसे होने चाहिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस हो, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, वरना हम डिस्टिलेशन से ही काम चला लेंगे। क्योंकि डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो क्या होगा, यहाँ से जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ग्लास बीड्स नहीं लगाई होती जब हम डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर आएगा, कंडेंस हो जाएगा। जितने में दूसरा सब्सटेंस वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा ही उतने में ये पूरा कंडेंस होके इधर चले जाएगा एक सब्सटेंस। तो ऐसे सेपरेट हो सकता है, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, ताकि ग्लास बीड की वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाए हमारे वेपर्स को कूल और कंडेंस होने के लिए। और जितने में दूसरा सब्सटेंस वेपर बनना शुरू हो उतने में ये पूरा कंडेंस वंडेंस होके अलग हो जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेक श्योर आप इसे एनसीईआरटी से ज़रूर रीड आउट करें। वैसे ये हमारी 7th सेपरेशन थी। अब हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि एयर में से अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको हम कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर मिलेगा। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।